अगर देखा जाए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट अगर आप कभी इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो उसमें ये पूरा चैप्टर दोबारा से रिपीट होता है, ये कंसेप्ट रिपीट होता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो सारे ब्रांचेस के लिए होता है, ना सिर्फ मैकेनिकल, हर एक ब्रांच के बच्चे वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में जो चीजें हमने पढ़ी थी वहीं से कनेक्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी की इनहेरिट प्रॉपर्टी कि वो अपने चेंज को रेजिस्ट करती है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना प्रेफर करेगी, और मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। और यही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? मोमेंटम। मोमेंटम को किससे डिनोट करते थे? पी से। और ये क्या होता है फॉर्मूला का? m इंटू वी। m का मतलब मास, v का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी। फिर फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब इस पे बेस देखो कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, वो समझने के लिए ना इसी लॉ को हम अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, वो रेस्ट पे है इनिशियली, फाइनली वो रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई बॉडी मोशन पे है इनिशियली और बाद में भी मोशन पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही है। कब? जब उस पे फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है? जीरो। तो मतलब इनिशियली और फाइनली दोनों सिचुएशन में उसकी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा जब फोर्स जीरो है या फिर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कोई रेस्ट पे है, मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा हूं, कोई 5 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहा है, तो नेट फोर्स वहां पर क्या हो जाएगा? जीरो। तो या तो फोर्स जीरो होना चाहिए या फिर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? तो ऐसी सिचुएशन को ही इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो हम इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के बहुत सारे बॉडीज का हम प्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस आज करने वाले हैं, उसका फोर्स का कैलकुलेशन करने वाले हैं। फिर हमने सेकेंड लॉ किया था और इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो सेकेंड लॉ में हमने क्या था? स्टेटमेंट याद है क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू दैट, ठीक है। तो यहां पर F इज प्रोपोर्शनल टू डेल P बाय डेल T या फिर dP बाय dt, और इसमें dP बाय dt P की वैल्यू क्या होती थी? m इंटू v। तो दो सिचुएशन हो सकती थी, F इज प्रोपोर्शनल टू m dV बाई dt, ये हो सकता है, या फिर F इज प्रोपोर्शनल टू क्या था? V dm बाई dt। बट ये वाली कंडीशन बहुत रेयर है, याद होगा मैंने बताया था, ठीक है। ये कंडीशन यूजुअली फॉलो होती है बहुत सारी सिचुएशंस में। अब यहां पर dV बाई dt को ही हम क्या लिखते थे? एक्सेलरेशन। सो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या आता था? m इंटू a। प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाओगे तो F इज इक्वल टू क्या जाता था? K इंटू ma, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और इसके बाद फाइनली हमने थर्ड लॉ देखा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये सारी चीजें हमने पिछली कुछ क्लासेस में करी थी, जिसमें ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट, जहां पर नेट फोर्स वहां पर क्या होता है? अप्लाइड जीरो। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले। तो आज हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? तो आज सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्कस करेंगे। लिख लो ये पॉइंट्स, क्या क्या चीजें हम करने वाले। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के टाइप्स देखेंगे। दो टाइप्स होते हैं ब्रॉडली, अलग अलग वैसे क्लासिफाई करते हैं, लेकिन एक कांटेक्ट और एक विदाउट कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं। तो उसमें और कौन कौन सी सब कैटेगरी है वो देखेंगे। फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे जो फर्स्ट लॉ पे या इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर। चलो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है, जैसे मैंने बताया, दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, कांटेक्ट और दूसरा नॉन कांटेक्ट। एक बॉडी और फोर्स के बीच में, दूसरी बॉडी के बीच में कांटेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स।
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। दो मासेस हैं m1 और m2, तो दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है उसका फॉर्मूला क्या है? F इज प्रोपोर्शनल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो अर्थ और मून के बीच में भी और बाकी सारी बॉडीज के बीच में भी है। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का कौन सा क्या एग्जांपल है? कब फील होता है ये? आजकल तो बहुत ज्यादा हम वो मोबाइल को होल्ड करने के लिए, कार वगैरह में चिपकाने के लिए लगाते हैं ना, मैग्नेट लगाते हैं, और कई जगह पे यूज होता है। ठीक है, तो जब आप ये देखते हैं कि एक एन पोल और एस पोल जो मैग्नेट का है, दोनों को अगर हम पास में ले आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो एक मैग्नेटिक फोर्स है। या दो एन पोल को सामने लाएंगे तो रिपल्शन फोर्स जो होता है वो भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट वाला मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, वो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये वाले जो फोर्सेस है इनका एनालिसिस आप करते हैं क्लास 12th में। इनफैक्ट क्लास 12th में स्टार्टिंग का पूरा फर्स्ट बुक है ऑलमोस्ट इन्हीं दोनों पे बेस्ड है। ठीक है, और अगर क्लास 11th की बात करें तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा उसका ब्रीफ देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस के लिए। अदर देन दिस कॉन्टैक्ट फोर्स में एक फोर्स आता है टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स कब होता है? जब अगर मान लो किसी स्ट्रिंग से, किसी रस्सी से, किसी धागे से कोई मास को अगर हम लटका के रखें, होल्ड करके रखें, पकड़ के रखें, तो उस समय उस स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? टेंशन फोर्स। हाँ हाँ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल का मतलब यहां पर क्या है? मैंने बीच में एक बार और बताया था, परपेंडिकुलर। अगर कोई भी 3D स्पेस में हम परपेंडिकुलर चीजों को डिनोट करना चाहते तो नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। समझ में आई ये चीज? तो अगर मान लो कोई फोर्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो आज ये तीन फोर्स हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, इनके एनालिसिस के लिए। बाकी फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स के क्लासिफिकेशन है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। फर्दर ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंगली, बुक टू बुक वो अलग टाइप से क्लासिफाई करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग डालो। यहां तक ये डायग्राम बना लिया, ट्री स्ट्रक्चर बना लिया सबने। ये ट्री स्ट्रक्चर बनाने के बाद लिखना ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा हमने डिस्कस किया था, ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये क्यों अप्लाई होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कई बार उसको हम ऐसा लिख देते हैं या बोल देते हैं कि डाउनवर्ड्स होता है, बट डाउनवर्ड्स बोलना वो रॉन्ग सेंटेंस है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो लिख लो इट इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड टुवर्ड्स द center of the earth, towards the center of the earth। तो अगर ये अर्थ है, मास यहां पर m है, और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? वो इस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? g से। ठीक है, यहां तक हो गया। अब फोर्स का देखो, हमने फॉर्मूला पिछले क्लास में डिराइव किया था सेकेंड लॉ में। क्या था? F इज इक्वल टू एम इंटू ए, याद होगा। यहां पर ए का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ क्या है? ग्रेविटी है। तो ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? जी से। तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या बन जाएगा? एम जी। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। क्लियर हो गया ये चीज? यहां पर g जो है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कई बार सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको हम 10 भी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक मास लेता हूं जो है 1 kg का, एक 1 kg का मास लेता हूं, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा? द फोर्स विल बी,
तो जो फोर्स अप्लाई होगा या क्रिएट होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, 1 kgf। 1 kgf मतलब 1 kg का मास जो है वो जो फोर्स क्रिएट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम 1 kgf से डिनोट करते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1 kgf का मतलब 1 इंटू जी न्यूटन्स, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। तो अगर कभी 1 kgf आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि इसकी वैल्यू कितनी है 9.8 न्यूटन्स, या फिर उसको और हम क्या लिख सकते हैं 10 न्यूटन्स। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ओके तो ये तीन फोर्सेस पे आज हम ज्यादा डिस्कस करें, तीनों पे एकदम क्लैरिटी रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, क्या लगता है कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, m इंटू जी। एम होता है मास और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और 1 kgf मतलब 1 kg का मास जो फोर्स क्रिएट करेगा, असर्ट करेगा, वो कितना हो जाएगा 1 kgf से डिनोट होगा, वो होगा 9.8 न्यूटन्स, या अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले लेंगे 10 न्यूटन्स। अगर मान लो 5 kg का मास रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें कितना अप्लाई होगा, 5 kg का मास है तो कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स 5 इंटू जी। समझ में आ गया ना, m की वैल्यू कितनी होगी 5 kg, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा g, और g की वैल्यू 10 अगर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन का फोर्स कहां पर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर हो गया ये चीज। अगर मान लो ये एक सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, यहां पर रखा है 7 kg का मास, तो इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कहां पर अप्लाई हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। और कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 70 न्यूटन्स। क्यों 70 न्यूटन, समझ में है ना, 7 इंटू जी, जी की वैल्यू हमने क्या ले ली यहां पर 10 ले ली। क्या ये क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड टाइप डालो, सेकेंड है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हाँ mg को वेट भी बोलते हैं। वेट इज एक्चुअली अ फोर्स जो सेंटर की तरफ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसका पूरा डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसके अंदर। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जो हम फ्री बॉडी डायग्राम के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल मतलब अभी हमने देखा था परपेंडिकुलर, अगर कोई भी चीज किसी प्लेन या सरफेस के परपेंडिकुलर है तो उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल। तो अगर मान लो कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है, जैसे ये एक एग्जांपल लिया, ये मान लो एक सरफेस है ना, इस सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास है m। तो यहां पर दो तरह से फोर्स लग रहा है, एक तो ये जो बॉडी है इस सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर रही है कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स, और दूसरा ये सरफेस इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है अपवर्ड। क्लियर हो गया ये चीज। तो इन फोर्सेस को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, मतलब कि नेट फोर्स यहां पर क्या है, जीरो है, जो हमने फर्स्ट लॉ में देखा। अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होगी, मोशन पे है तो मोशन पे होगी, तो फिलहाल हमने रेस्ट पे लिया है, मतलब जो नेट फोर्सेस में अप्लाई हो रहा है वो क्या है, जीरो, इसलिए इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये डायग्राम बना लो और इसमें लिख लो ये मास m लिख लो बॉडी का, एक सरफेस हो गया, ये है सरफेस, ये है बॉडी, सरफेस का मास है m, सरफेस का मास है m, और ये जो डाउनवर्ड फोर्स, तो याद है क्या, जो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है वो किसके कारण लग रहा है, बॉडी का जो सरफेस पे कर रहा है अप्लाई फोर्स। तो फोर्स बाय बॉडी ऑन द सरफेस, फोर्स बाय द बॉडी ऑन द सरफेस। और ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं वो किसका फोर्स है, फोर्स बाय सरफेस ऑन द बॉडी। सरफेस बॉडी पे जो फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये हो गया, हाँ ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम अलग अलग सिचुएशन में ना ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को डिस्कस करते हैं। जब एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब अगर मान लो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है इस टाइप का,
ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में अगर मैं कोई मास को रख रहा हूं तो उस समय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा बनेगा, तो हमने ये एक इंक्लाइन सरफेस ले लिया और यहां पर हमने मास को रखा, तो मास जो है वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा? सरफेस के। तो देखो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये फोर्स को बता रहा है और ये किसके परपेंडिकुलर है? सरफेस के। और सरफेस जो मास पे करेगा वो भी क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये ड्रॉ कर लेना और इसमें एक लाइन लिखना। ये आप लोगों ने लिखा क्या डेफिनेशन एक बार बताओ? फोर्स ऑन अ बॉडी नॉर्मल टू द सरफेस। यहां पर एक और चीज मैंने क्या लिखी है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल टू द सरफेस बोलो या बेटर वर्ड है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलो। अगर आपको याद होगा क्लास 10th में वो जो सर्कल्स पढ़ते थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता था, याद है ना? ठीक है, तो उसी को हम यहां पर से भी समझ सकते। मान लो अगर आप एक सर्कुलर सरफेस ले रहे हो, है ना, और अगर ये मान लेते सर्कुलर या स्फेरिकल बोलना ज्यादा बेटर है, स्फेरिकल सरफेस है जैसा हमारा अर्थ है, यहां पर आपका पहला बॉडी हो गया जिसका मास हो गया m, यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस जगह पे है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स होगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा जो सरफेस बॉडी पे अप्लाई कर रहा है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा जो बॉडी जो है वो किस पे अप्लाई कर रहा है? सरफेस पे कर रहा है। क्लियर? और हमने पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं टेंजेंट के तो वो कहां से पास होता है? सेंटर से। मतलब ये किधर से पास होगा? सेंटर से। सिमिलर वे में अगर यहां पर कोई दूसरा मास है, इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के क्या होगा? परपेंडिकुलर। मतलब सेम जगह पे सेम सेंट्रल पोजीशन पे ये क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। हालांकि ये बाद में यूज होगा, अभी उतना ज्यादा इसका यूज नहीं है, बट आपको कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या बेटर है क्या बोलना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गया? ये कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आते थर्ड टाइप के फोर्स पे जिसपे आज हम स्टडी करने वाले हैं, वो है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते। और मैंने ये बताया था अगर किसी भी स्ट्रिंग, चेन या रॉड से अगर हम किसी मास को अटैच करते तो जो स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स है। क्लियर? तो इसको समझने के लिए जो जो चीजें यहां लिखा है एकदम मैंने शॉर्ट में लिखा, आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। उसको नोट करते जाओ ताकि आपको ध्यान में रहे और सुनते समझते भी जाना। इसको समझने के लिए मैंने एक सरफेस से एक मास को अटैच कर दिया थ्रू ए स्ट्रिंग। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये है स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग से मैंने सरफेस और मास को अटैच कर दिया। क्लियर हो गया ये चीज? अब देखो जो टेंशन फोर्स है वो कौन दे रहा है, वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है मास। किस पे अप्लाई कर रहा है? वो स्ट्रिंग पे। हमने देखा ना मास अगर अटैच करेंगे तो स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो वो मास अप्लाई कर रहा है, किस पे अप्लाई कर रहा है? स्ट्रिंग पे। तो हमेशा ये फोर्स जो है वो मास से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसलिए देखो यहां पर जो टी, कैपिटल टी जो फोर्स बना हुआ है वो कहा है? मास से आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। और इस कैपिटल टी को ही हम बोलेंगे फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन मास। फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन मास। हाँ उसमें अप्लाई होगा फोर्स बाय, ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद, क्या? फोर्स बाय, नहीं सही है, फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन मास। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड केस देखते हैं। अगर मान लो यहां पर एक सरफेस है, वहां पर एक मास है, वहां एक बॉडी है जिसका मास है m, और अगर इसमें हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसमें जो टेंशन फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? तो मैंने क्या बताया, हमेशा टेंशन फोर्स क्या होता है? बॉडी से आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो टेंशन फोर्स कहां होगा? बॉडी से आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में। आपको यहां पर मेन चीज ये ध्यान में रखनी है सिर्फ कि टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर अगर आपका मास m है तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंड केस, ये सबने ड्रॉ कर लिया ये वाला?
नेक्स्ट देखना, यहां पर दो अलग अलग बॉडीज है, एक बॉडी है M1, दूसरी बॉडी है M2। M1 और M2 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, M2 से एक और स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे वो रेलगाड़ी वाला स्ट्रक्चर समझ लो। M2 वाली बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर इस स्ट्रिंग में जो है वो फोर्स क्रिएट होगा, टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, और वो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड द बॉडी या आउटवर्ड द मास, और उसको हमने किससे डिनोट कर दिया है, T2 से। क्लियर हो गया ये चीज। यहां पर एक और स्ट्रिंग है तो यहां पर भी एक टेंशन फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। यहां पर जो टेंशन फोर्स अप्लाई होगा वो दो होगा, कौन सा, एक तो ये वाला टेंशन फोर्स लगेगा जो इस मास के आउटवर्ड है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, T1 से, और ये वाला पार्ट भी क्या है, T1 है, इसको भी करेक्ट कर लेना, ये वाला पार्ट भी क्या है, T1। एक स्ट्रिंग पे जो इफेक्टिव मास है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर इस पॉइंट पे T1 है टेंशन फोर्स, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, T1 टेंशन फोर्स। ये वाली स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स कितना है, T2, तो पूरे जगह पे वो टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, T2। एक स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। तो ये डायग्राम बनाना, इसमें एक चीज लिख लेना, इसमें नोट करके लिखना, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास, टेंशन फोर्स हमेशा मास से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, अवे डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट नोट करके लिखना, टेंशन ऑन सेम स्ट्रिंग, टेंशन ऑन सेम स्ट्रिंग, टेंशन ऑन सेम स्ट्रिंग इज सेम, टेंशन ऑन सेम स्ट्रिंग इज सेम। अब ये सेम जो वर्ड लिखा ना, ये हमेशा हर कंडीशन के लिए फॉलो नहीं होती, उसमें भी कुछ सर्टेन कंडीशन है। जब हम फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कंसीडर करके चल रहे हैं, वाली कुछ कंडीशंस और भी हैं जिसपे ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे कि सेम आपका टेंशन होगा एक स्ट्रिंग पे, ठीक है। बट कुछ कंडीशंस में वो ब्रेक होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे कब, ठीक है। तो फिलहाल फ्री बॉडी डायग्राम में हम जो कंसिडरेशन करेंगे, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, ये कुछ और टेंशन फोर्स के एग्जांपल्स है। अगर मान लो यहां पर दो सरफेस है, यहां पर एक बॉडी अटैच है जिसका मास m है, तो ये जो मास m है इस पे दो टेंशन फोर्स लगेंगे। एक टेंशन फोर्स कौन सा हो गया, T1 आउटवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा टेंशन फोर्स क्या हो गया, T2 जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हो गया। अब ये जितने भी टेंशन फोर्स है ना, ये पेयर के फॉर्म में लगेंगे, ध्यान से समझना। पेयर के फॉर्म में कैसे, मतलब ये टेंशन फोर्स T1 जो लग रहा है, ये किस पे लग रहा है, इस बॉडी M पे लग रहा है जिसका मास M है। सेम टेंशन फोर्स लगेगा कहां पर, इस ये किस पे लग रहा है, ये बॉडी पे लग रहा है, तो सेम टेंशन फोर्स उसके कनेक्टेड सरफेस पे भी लगेगा, और वो वाला टेंशन फोर्स भी कितना हो जाएगा, T1, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। क्योंकि नेट फोर्स यहां पर हम क्या ले रहे हैं, जीरो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ले रहे हैं, मतलब कि यहां पर मोशन क्या है, वो जीरो है, रेस्ट कंडीशन पे। अगर T2 का फोर्स यहां पर एक्सर्ट हो रहा है तो सेम T2 का फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर एक्सर्ट होगा, और एक स्ट्रिंग पे नेट जो टेंशन फोर्स है वो क्या होगा, सेम। सेम अप्रोच यहां पर भी लगेगी, T1 फोर्स यहां पर लग रहा है तो T1 फोर्स इस बॉडी पे लगेगा सेम। यहां पर अगर इस बॉडी की बात करें तो T2 फोर्स जो है, टेंशन फोर्स जो है, वो लग रहा है मास M1 पे, तो मास M2 पे जो टेंशन फोर्स लगेगा वो कितना होगा, इस डायरेक्शन वाला, वो भी क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब मास M2 पे इस डायरेक्शन वाला जो टेंशन फोर्स लग रहा है, वो टेंशन फोर्स कितना है, T3, तो इस डायरेक्शन पे जो टेंशन फोर्स लगेगा वो भी कितना हो जाएगा, T3। तो कुल मिला के अगर तीन स्ट्रिंग्स यहां पर कनेक्टेड है, तो इस स्ट्रिंग का टोटल टेंशन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, T1, इसका क्या होगा, T2, और इसका क्या हो जाएगा, T3। एक स्ट्रिंग में सेम टेंशन फोर्स अप्लाई होगा। तो ये स्ट्रक्चर सबने ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ये तीनों फोर्स का एनालिसिस उसमें करेंगे विथ सम अजम्पशंस।
हटा दो इसको। चलो, सो नेक्स्ट हेडिंग डालना फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? स्टडी ऑफ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट इक्विलिब्रियम। अगर जैसे मान लो इस तरह की सिचुएशन हम लेते, एक पुली है, पुली मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, एक कभी देखा है क्या पुली? हाँ, जो वेल्स में रहता है, जो पानी भरने के लिए यूज करते हैं, देखा होगा कभी तो वहां पर उस पुली में अगर वो मासलेस पुली हम कंसीडर कर रहे हैं, मासलेस पुली है मतलब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी लगी हुई है, ये पूरी रस्सी पे सेम टेंशन फोर्स अप्लाई होगा। और हमने ऐसे दो मासेस इसमें अटैच किए हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, मतलब कि नेट फोर्स यहां पर क्या है? जीरो, मतलब पूरा का पूरा किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर इस पूरे मास का, ये दोनों मास का और पुली का, इन तीनों का हम फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस करेंगे कि कैसे होगा। तो यहां पर हम स्टडी करेंगे नेट फोर्स इस पे कितना अप्लाई हो रहा है तीनों बॉडीज पे। तीनों बॉडीज मतलब दो मास जो आपको M1 M2 दिया है, तीसरा हो गया पुली, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इसमें हम कुछ अजम्पशन लेंगे, जो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं उसमें कुछ अजम्पशन लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट अजम्पशन ये है कि जो आपकी बॉडी है, चाहे वो बॉडी कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, कितनी भी हैवी बॉडी क्यों ना हो, आप उसको एक पॉइंट मास कंसीडर करोगे। तो पहला अजम्पशन कि जो भी बॉडी उसको हम क्या लेंगे? पॉइंट मास लेंगे। जैसे कि मान लो मैं इस मास की बात करूं, M1 की बात करूं, तो इसको मैं एक पॉइंट से डिनोट करूंगा और ये हो गया M1। क्लियर हो गया ये चीज? फिर उसके बाद हम इसमें जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, स्पेशली जो तीन फोर्स अभी हमने डिस्कस किए, कौन से तीन फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, और कौन सा था सेकंड वाला? नॉर्मल रिएक्शन, और थर्ड वाला टेंशन फोर्स। इन तीनों का स्टडी इसमें करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस मास M1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर अप्लाई होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर अप्लाई होगा? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में। तो वो फोर्स कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? mg। तो यहां पर मास हमने M1 लिया, तो वो कितना हो जाएगा? M1g। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा, इसमें और कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? अच्छा, इसमें ना एक चीज अंडरलाइन करना, यहां पर क्या लिखा है? ऑन बॉडी। स्टडी ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन बॉडी। जो बॉडी पे लग रहे हैं हम सिर्फ उसी फोर्स की स्टडी करेंगे। जो बॉडी किसी और पे या सरफेस पे अप्लाई कर रहा है उसकी स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में। तो बॉडी पे यहां पर एक फोर्स लग रहा है इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कितना था? M1g। और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है बॉडी पे? ये वाला फोर्स, जो कौन सा है? टेंशन फोर्स, जो आउटवर्ड होता है इसके। ठीक है, आउटवर्ड द मास। और वो कितना है यहां पर बताओ? उसको हम किससे डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट कर देते हैं मान लो T से। तो ये वाला फोर्स यहां पर क्या हो गया? T हो गया। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, मतलब कि नेट फोर्स इस पे क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा मतलब कि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तभी दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं। मतलब T की वैल्यू, T मतलब कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? M1 इंटू जी के इक्वल आ जाएगी। क्या ये समझ में आ गया? तो मतलब अगर आपको पता है कि भाई इस बॉडी का मास है 5 kg, तो टेंशन फोर्स इस पे कितना अप्लाई होगा? अगर ये 5 kg है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया? 50 kg। और इससे टेंशन फोर्स भी कितना हो जाएगा इस पे? 50 kg। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, अगर हम स्टडी करते हैं फर्दर इसका, ये सेम फोर्स यहां पर भी अप्लाई होगा क्योंकि ये पेयर पे आएगा टेंशन फोर्स। लेकिन हम इस फोर्स की स्टडी इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम सिर्फ उन फोर्सेस की स्टडी करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में जो किसमें है? ऑन बॉडी अप्लाई हो रहे। ये बिकॉज ऑफ बॉडी है तो इसलिए उस फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इस पे, दूसरे वाले मास पे, जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? M2 से। ठीक है, तो M2 वाले मास पे भी दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो कौन सा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी ग्रेविटेशनल के कारण है। उसको उसका वैल्यू कितना होगा? M2g। क्लियर हो गया ये चीज? और दूसरा कौन सा फोर्स होगा यहां पर? टेंशन फोर्स। इसको किससे डिनोट करेंगे? T। क्या इसको T1 T2 अलग लेना चाहिए या सिर्फ T लेना चाहिए? तो यहां पर भी सेम लेंगे हम। क्या लेंगे? इसको भी T। क्यों सेम होगा ये? क्योंकि हमने देखो नोट किया था क्या,
सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन फोर्स अप्लाई होता है। तो ये पूरी की पूरी सेम स्ट्रिंग है, तो इसमें जो भी टेंशन फोर्स अप्लाई होगा वो हर जगह पे, वो हर बॉडी के लिए क्या होगा, सेम। क्लियर हो गया? कंडीशन अप्लाइड, पुली जो है उसको मासलेस हमने कंसीडर किया है। हाँ, 1 मिनट, यहां तक हो गया सबका? तो यहां से भी T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T की वैल्यू आ जाएगी यहां पर M2 इंटू जी। हाँ, दोनों को कंपेयर करोगे तो M1 और M2 क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर पुली जो है वो क्या है, मासलेस है, मतलब उसका मास नेग्लिजिबल ले रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड केस। जब हम पुली पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा बताओ? जब पुली पे हम फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस करेंगे तो इसको मान लेते हैं P, इसके मास को हम कंसीडर कर लेते हैं M। ठीक है, तो इसमें एक फोर्स कहां पर अप्लाई हो रहा है? ये वाले ये जिस स्ट्रिंग से अटैच है उस स्ट्रिंग पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस फोर्स को हम कंसीडर कर लेते हैं T1। ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाई हो गया T1 टेंशन फोर्स, जो कि आउटवर्ड द पुली है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और दूसरा फोर्स कहां पर अप्लाई हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो एक फोर्स T ये वाला है और दूसरा फोर्स T ये वाला है। क्लियर हो गया ये चीज? तो एक फोर्स T इस डायरेक्शन में आ गया डाउनवर्ड, और एक फोर्स T इस डायरेक्शन में आ गया डाउनवर्ड। क्या ये क्लियर हो गया? क्योंकि यहां पर जो टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा था ये ऑन द मास था, और ये वाला जो टेंशन फोर्स है ये क्या है, बाय द मास है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये बाय द मास है लेकिन ऑन द पुली है। ये वाला जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो क्या है, बाय द मास है, लेकिन किस पे लग रहा है, ऑन द पुली लग रहा है। तो पुली पे अगर देखा जाए तो दो टेंशन फोर्स डाउनवर्ड है जिनकी वैल्यू कितनी है, टी, और एक टेंशन फोर्स किस पे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, T1। तो कुल मिला के T1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2T के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये ओवरऑल एनालिसिस का अजम्पशन रहेगा जो हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें। और थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, थर्ड पॉइंट इसमें अजम्पशन में हमने लिया है फोर्सेस ऑब्जर्व फ्रॉम रेफरेंस फ्रेम। मतलब ये फोर्सेस को एज अ व्यूअर, एज अ ऑब्जर्वर आप एक रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप उनके फ्री बॉडी डायग्राम्स बना के बताओ। ठीक है, और जो जो प्रॉब्लम सारी पूछना फिर उसमें। हाँ, इसको अगर नहीं बनाया तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट कुछ और मासेस दे रहा हूं, उनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। क्या आएगा? हम्म, ये यहां पर देखो, यहां पर ना ये जितने भी हम अभी एनालिसिस करने वाले हैं वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, मतलब कि नेट फोर्स उसमें क्या है, जीरो। मतलब अगर मान लो एक मास यहां लगा है, एक मास यहां पर लगा है, यहां पर पुली है ना, तो ओवरऑल ये दोनों मोशन नहीं कर रहे, ये दोनों रेस्ट वाली कंडीशन में। रेस्ट वाली कंडीशन में मतलब कि जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स कहां पर लग रहा है, नीचे लग रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला अपवर्ड जो फोर्स है टेंशन फोर्स,
और जो ये डाउनवर्ड फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। समझ में? जैसे अगर मान लो ये एक बॉटल है, इस बॉटल को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहा हूं, तुम अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रही हो, लेकिन हम दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सेम है, तो ये कहां पर रहेगी, रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। समझ में आई ये चीज? तो बस यहां पर भी वही कंडीशन हमने लिया है कि ये रेस्ट पोजीशन पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब नेट फोर्स जीरो है, मतलब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? ये कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन करो, क्या आएगा टेंशन फोर्स फॉर ईच स्ट्रिंग यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम, यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। ये वाला हो गया था क्या, साइड वाला? हाँ, जी की वैल्यू 10 ले लेना। ओके ओके, ठीक है, आ गया सबका? और किसका किसका बचा है? सेपरेट डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि हाँ, सेपरेट बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो ये वाला ले रहे हो, ये 5 kg वाला मास है ना, 5 kg वाला मास, तो इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है? तो देखो, एक ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, mg। एक टेंशन फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, जो कितना हो जाएगा, T1। तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है, बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए पहले पॉइंट मास बना दिया, ठीक है, फिर एक फोर्स ये लगा, ये कितना हो गया, mg, ठीक है, एक फोर्स ये वाला लगा, जो कितना हो गया, T1। क्या ये क्लियर हो गया? अब mg की वैल्यू कितनी होगी, तो m की वैल्यू 5 ले लेते हैं, और जो गिवन है क्वेश्चन में, और g की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो कितना लग गया, ये 50 न्यूटन का फोर्स। क्लियर हो गया ये चीज? तो नेट फोर्स इसका जो है वो जीरो है, मतलब T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर, 50 न्यूटन्स। क्या ये क्लियर हो गया? तो इस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, 50 न्यूटन्स का। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए, सेकेंड वाले बॉडी के लिए, तो उसका मास कितना दिया हुआ है आपको, 2 kg दिया हुआ है। क्लियर हो गया ये चीज? अब इस पे फोर्स कितना लग रहा है, देखो कितना और कौन से डायरेक्शन में। तो एक फोर्स ये वाला हो गया, इस फोर्स को हम क्या ले लेते हैं, T2। क्लियर? ये वाला फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, ये कितना हो गया, T2। ठीक है, टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। और कौन कौन सा फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है 2 kg वाले मास पे? 2 kg वाले मास पे एक mg वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, और कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है? और कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है इसमें? एक ये वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, T1 वाला फोर्स, क्योंकि इसमें दो टेंशन फोर्स लगेंगे ना, एक टेंशन फोर्स इस वाली स्ट्रिंग के लिए और दूसरा टेंशन फोर्स इस वाली स्ट्रिंग के लिए। दोनों टेंशन फोर्स आउटवर्ड पे लग रहे हैं। समझ में आ गया? तो T2 ये वाला टेंशन फोर्स हो गया, T1 ये वाला टेंशन फोर्स हो गया। क्या ये समझ में आ गया सभी को? श्री आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो यहां पर T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस T1। समझ में आया ये चीज? T2 ये वाला जो फोर्स होगा वो mg प्लस T1 के इक्वल होगा। अब mg की वैल्यू कितनी होगी, तो m की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2, g की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस T1। तो T1 की वैल्यू देखो हमने ऑलरेडी यहां पर निकाल ली थी, T1 की वैल्यू कितनी थी, 50। तो 20 प्लस 50 मतलब कितना आ जाएगा, 70 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, 70 न्यूटन का। क्या ये समझ में आ गया? सबका बन गया कि नहीं? हाँ, एक एक लास्ट एक सिमिलर पैटर्न वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो मुझे बना के बताना, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन दूंगा। मान लेते ये एक सरफेस हो गया, उसमें स्ट्रिंग से 3 मासेस अटैच है। एक मास है 1 kg का, दूसरा मास है 2 kg का, तीसरा मास है 5 kg का, 5 kg का। ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, तीनों स्ट्रिंग्स पे आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां पर 3 फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, ठीक है।
फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नेट फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है कैलकुलेट करो और निकालते जाओ। ओके, बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? हो गया सबको? तो 5 kg वाला अगर मास ले रहे हो यहां पर, तो यहां पर डाउनवर्ड पे कितना हो जाएगा ये 50 न्यूटन्स, ठीक है, m इंटू जी से। और इस डायरेक्शन में जो आपका T1 है, T1 वाला फोर्स मतलब ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50 न्यूटन्स। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है। फिर अगर 2 kg वाला मास ले रहे हो तो 2 kg वाले मास पे दो फोर्स लगेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक फोर्स जो लगेगा वो mg वाला लगेगा, mg वाला मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा 20 न्यूटन्स। और एक जो लगा वो ये वाला लगा T1 वाला जो कितना आ गया 50 न्यूटन्स। T1 वाला जो कितना आ गया 50 न्यूटन्स, मतलब सेकेंड वाली स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा 70 न्यूटन्स का। क्लियर हो रहा है ये चीज? देन यहां पर कितना फोर्स लगेगा, ये भी 70 न्यूटन्स का हो गया। थर्ड वाली स्ट्रिंग में कितना फोर्स लगेगा, तो थर्ड वाले के लिए देखो ये 1 kg वाला मास हमने लगा दिया, एक टेंशन फोर्स जो डाउनवर्ड में लगा वो कितना हो गया यहां पर 70, एक डाउनवर्ड में लगा वो कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कितना हो गया 10 न्यूटन्स का। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा ये कितना लगेगा 80 न्यूटन्स का। क्लियर हो गया ये चीज? चलो हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, एक बॉडी है, इसका मास कंसीडर करना 5 kg। ओके, यहां पर ये एंगल कंसीडर कर लेना 37 डिग्री का, ठीक है। और आपको दोनों स्ट्रिंग्स पे, ये जो दोनों स्ट्रिंग है इस पे टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। दोनों स्ट्रिंग्स पे टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ना ये 37 डिग्री वाले एंगल के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर मान लो आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल अगर आपको 37 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके जो बाकी तीनों साइड्स हैं वो किस प्रोपोर्शन में होंगे, वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, प्रोपोर्शन बोल रहा हूं। तो उसका हाइपोटेनियस हो जाएगा 5, उसका बेस हो जाएगा 4 और उसका परपेंडिकुलर आ जाएगा 3 यूनिट्स। क्लियर हो गया ये चीज? तो इस सिचुएशन में जो cos थीटा है या cos 37 डिग्री है उसकी वैल्यू डायरेक्टली आप कितनी ले लोगे 4/5, और sin 37 डिग्री की वैल्यू क्या ले लोगे 3/5। तो सीधे सीधे आप अगर ये याद रखते हो तो भी चलेगा। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5 और sin 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, क्योंकि ये कई न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होगा, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया सबने ये वाला पार्ट? ओके। हाँ, अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब देखो इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहा था फ्री बॉडी डायग्राम, तो कोई मुश्किल नहीं हुआ, ठीक है। तो तुम लोग बिना फ्री बॉडी डायग्राम के लिए भी नेट फोर्स कैलकुलेट कर ले रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में अब जो फोर्स है उसका डायरेक्शन, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अब फ्री बॉडी डायग्राम ज्यादा यूजफुल है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर यहां पर देखेंगे जो हमारा मास है, पहला उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया? पहला यही लिखा था ना हमने फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस के लिए पहला पॉइंट क्या था, जो हमारा मास है उसको हम क्या लेंगे पॉइंट मास। फिर उस पॉइंट मास पे जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उन सबको मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं बताओ। पहला तो ये वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है टेंशन फोर्स, इस टेंशन फोर्स को हम क्या ले लेते हैं T1। दूसरा कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वाला, जिसको हम क्या ले लेते हैं T2। दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे टेंशन फोर्स, एक इस स्ट्रिंग पे दूसरा इस स्ट्रिंग पे। और कौन सा फोर्स यहां पर अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो कहां पर अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड, जो कितना है mg।
mg और m की वैल्यू 5 और g की वैल्यू 10 अगर मैं लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा 50 न्यूटन्स। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, मतलब कि ये जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे, मतलब नेट फोर्सेस का क्या होगा, जीरो। समझ रहे हो ना? मतलब ऐसा है कि भाई एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, लेकिन बॉडी वहीं पर है, मतलब नेट फोर्सेस का क्या हो रहा है, जीरो। अब वो नेट फोर्स के हिसाब से हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखो, पहले तो मैं एक फोर्स इधर पे बना देता हूं, ये वाला फोर्स हो गया T1। एक फोर्स मैंने इधर पे बना दिया जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 50 न्यूटन्स। क्लियर हो गया? ये दोनों फोर्स में तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन जो तीसरा फोर्स आपको दिख रहा है T2, वो एक सर्टेन एंगल पे बन रहा है। देखो कौन सा एंगल पे बन रहा है। पॉइंट मास के हिसाब से देखा जाए तो T2 इस तरफ बन रहा है, लेकिन वो 37 डिग्री किससे बना हुआ एंगल है, ये सरफेस से। अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करोगे, यहां से मैं एक सरफेस के इसके पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा, है ना, इसके पैरेलल लाइन बनाऊंगा, तो लाइन साइड एंगल्स याद है कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये एंगल 37 है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। इसका मतलब अगर मान लो मैं ये वाला पार्ट लेता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। क्या ये चीज समझ में आ गई? ओके। हाँ, अब देखो इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था ना, उसमें क्या हो रहा था पता है, नेट फोर्स सीधे सीधे यही डायरेक्शन थे, एक ऊपर और एक नीचे। अब सीधे सीधे उसको कैलकुलेट कर ले रहे थे। लेकिन अब जो फोर्सेस है वो लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, इस डायरेक्शन में भी हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। मतलब ओवरऑल नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो वो तब जीरो होगा। एक मिनट, पहले मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं। देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा, और दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो एफ ऑफ एक्स जीरो, मतलब कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगना चाहिए। समझ में आ गई ये चीज? उसी तरीके से एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, जीरो। मतलब जितना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स कहां पर लगना चाहिए, अपवर्ड लगना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब ध्यान देना थोड़ा सा, मैं यहां पर ना एक और लाइन ये वाली बनाता हूं। ये वाली लाइन क्या बता रही कि उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में तो हमें पता है कितना है, T1। नेगेटिव एक्स में कितना लग रहा है, और ये नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में तो पता है, पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में कितना लग रहा है ये निकालेंगे। मतलब अब मैं ये दो फोर्सेस कैलकुलेट करूंगा कि भाई ये वाले डायरेक्शन में कितना और ये वाले डायरेक्शन में कितना है। कोई बताएगा ये कैसे निकाल सकते हैं? थोड़ा याद है कंपोनेंट वाला फॉर्म? देखो अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अब याद रखना, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होगा, ध्यान से सुनना। अगर मान लो कभी भी आपको ऐसा दे देना किसी भी चीज में, अगर मान लो ये आपकी साइड हो गई, ये दूसरा एक पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, वेक्टर क्वांटिटी की बात करो, अगर ये वाला एंगल अगर आपको दे देता है थीटा, आपको बोलता है कि ये वाली लेंथ निकालो, मतलब क्या निकालो, बेस निकालो। तो बेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या निकलेगा, हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। समझ गए? तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, एंगल जिसके साथ बन रहा है उसमें क्या जाएगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहां पर क्या है, T2, और एंगल जिसके साथ बन रहा है वहां पर क्या जाएगा, cos थीटा, मतलब कितना जाएगा, cos 37। तो ये वाला कंपोनेंट होगा T2 cos 37। T2 cos 37 एंगल के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है उस साइड का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इनटू cos थीटा। जो अपोजिट वाला कंपोनेंट है, जहां एंगल नहीं बन रहा, मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T2 sin थीटा, मतलब कितना आ जाएगा, T2 sin 37 डिग्री। क्या ये समझ में आया? ध्यान में रखना, अगर आपको कभी भी इस टाइप का स्ट्रक्चर कोई भी एंगल में हो सकता है, अगर मान लो मैं ये ले रहा हूं, इस तरीके का स्ट्रक्चर ले रहा हूं, ये हो गया, यहां पर ये कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया, इस एंगल को मान लो मैं ले लेता हूं 30 डिग्री, ठीक है, ये हाइपोटेनियस को ले लेता हूं T, ठीक है, बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, T cos थीटा, कितना आ जाएगा, T cos 30। ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, T sin 30 डिग्री। समझ में आया ना? तो जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है वाली साइड निकालनी है तो क्या लगाओगे,
हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। अपोजिट वाला साइड निकालना है तो क्या लगेगा, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। ये यही होता है एक्स वाला कंपोनेंट, और ये कौन सा हो गया, वाई वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने ये दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। अब देखो यहां पर जो मैंने लिखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। एफ ऑफ एक्स 0 कब होगा, जब T1 वाला सरफेस टेंशन फोर्स और T2 वाला टेंशन फोर्स, ये दोनों टेंशन फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो मतलब T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, T2 साइन 37 डिग्री, T2 साइन 37 डिग्री। क्या ये समझ में आया क्या किया मैंने, दोनों के एक्स एक्सिस वाले जो फोर्सेस है, फोर्स कंपोनेंट है, उन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल। ठीक है, अब साइन 37 डिग्री की वैल्यू स्टार्टिंग में तुम लोगों ने लिखा था, कितनी होती है, 3/5। तो T1 इज इक्वल टू T2 इंटू 3/5। क्या ये क्लियर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 5T1 इज इक्वल टू 3T2, ये आ गया। ओके, अब सिमिलर वे में y वाला कंपोनेंट, y वाले कंपोनेंट में भी जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0। क्लियर हो गया ये चीज। तो जितना फोर्स अपवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा, तभी नेट फोर्स वहां पर क्या होगा, 0, तभी वो रेस्ट पे रहेगा। मतलब कि T2 cos 37 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 50 न्यूटन्स के इक्वल आ जाएगी। समझ में आ गया ये चीज। तो अब T2 cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, लिखा था आप लोगों ने, कितना होता है, 4/5। दैट इज इक्वल टू कितना आ गया यहां पर, 50 न्यूटन्स। क्या ये समझ में आ गया। अब T2 की वैल्यू निकालना है तो T2 क्या हो जाएगा, 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250/4। 250/4 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 और ये कितना हो जाएगा, 125/2। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 125/2। T2 की इस वैल्यू को यहां पर रख दो, यहां पर रख दो T2 की इस वैल्यू को, तो T1 कितना मिल जाएगा, T1 इज इक्वल टू 125/2 इंटू 3/5। तो ये 5 1 और 5 2 10, 5 5 25। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 75/2 न्यूटन्स। क्या ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रिंग पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, 75/2 न्यूटन्स। ये वाले पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, 125/2 न्यूटन्स। क्लियर है ये स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखो एक बार। ठीक है, कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, और इसके बाद जिनका हो गया वो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नोट करना, उसको ड्रॉ करना। हाँ, √2 kg। एक बॉडी है, उसका मास गिवन है √2 kg, उस पे 2 स्ट्रिंग अटैच है एक सरफेस पे से। यहां पर जो नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, टेंशन फोर्स, वो T1 ले लेते, और ये वाला नेट सरफेस फोर्स को हम T2 ले लेते, और आपको T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो जो लोग खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं, ट्राई करना स्टार्ट कर दो, और जिनको अभी क्लियर नहीं हुआ, कि अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, वो थोड़ा ध्यान से दोबारा सुन लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। उसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, कि बॉडी को पॉइंट मास लेना है। तो बॉडी यहां पर ये है, इस बॉडी को हमने पॉइंट मास ले लिया, ये पॉइंट बना दिया,
और इसका मास कितना हो गया √2 kg। पहला पॉइंट ये कि बॉडी को पॉइंट मास ले लेना, समझ गए। फिर दूसरा चीज ये कि उस बॉडी पे जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसका एनालिसिस करना है, फोर्सेस ऑन द बॉडी। तो बॉडी पे अभी कहां कहां पर फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स तो सीधे सीधे ये दिख रहा है, ये स्ट्रिंग के कारण लग रहा है, वो कौन सा है T1। दूसरा फोर्स इस स्ट्रिंग के कारण लग रहा है, जो कौन सा है T2। और एक और फोर्स है mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम इन तीनों फोर्स को लाइन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वाला फोर्स हो गया हमारा mg, ये वाला फोर्स ये √2 kg को अभी फिलहाल मैं साइड में करता हूं, ठीक है। एक फोर्स ये वाला हो गया जिसको हमने क्या मार्क किया T2, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी गिवन है, कितना बना रहा है 60 डिग्री। और दूसरा फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो कितना है T1, वो T1 वाला फोर्स इधर पे हम बना देते हैं, ये हो गया T1। और ये T1 वाला फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया यहां तक पूरा? अब इसके बाद ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, मतलब ये रेस्ट पे है। रेस्ट में तो फर्स्ट लॉ यही बोलता है ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है या नेट फोर्स क्या है उसका 0 है, तो मतलब नेट फोर्स इसका 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए मतलब वेक्टर एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। वेक्टर एफ 0 मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का फोर्स 0 और वाई एक्सिस के डायरेक्शन का फोर्स भी क्या होना चाहिए 0। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसका मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ये यही बताता है कि Fx इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये फोर्स और ये फोर्स कितना होना चाहिए 0। क्या ये क्लियर हो गया यहां तक की चीज? तो पहले हम इसी चीज को एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहां से एक इस तरीके से एक लाइन वर्टिकल लाइन बना देते हैं जो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। क्लियर हो गया ये चीज? अब एक काम करते, हम ना ये वाला फोर्स कैलकुलेट करते कि भाई ये फोर्स कितना होगा। तो वो जो अभी हमने कंपोनेंट दिया था ना, ये वाला T2 जो फोर्स है, टेंशन फोर्स जो है, उसका अगर एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट चाहिए, ये वाला साइड का लेंथ चाहिए, तो क्या बताया था मैंने, जो एंगल गिवन है अगर उसका एडजेसेंट वाला साइड चाहिए तो क्या लगाते हैं, हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है इसका T2, और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा। मतलब ये फोर्स कितना हो जाएगा T2 कॉस थीटा। क्या ये समझ में आएगा? थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो T2 और ये क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये बताओ वैभवी, ये वाला फोर्स कितना होगा बताओ, ये वाला फोर्स कितना होगा T1 cos 30 डिग्री। गुड, समझ में आ गया ये चीज? दृष्टि क्लियर, श्री क्लियर यहां तक? ठीक है। अब इसका नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? मतलब कि T1 cos 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, T2 cos 60 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तभी हम बोलेंगे ना कि नेट फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। ना ही वो इधर जा रहा है ना ही उधर जा रहा है, वो वहीं पर एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है। समझ गए? अब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू T2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इधर का 2 और ये 2 कट गया, तो T2 इज इक्वल टू कितना मिला, √3T1। T2 की वैल्यू मिल गई √3T1। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अब यही पूरा एनालिसिस इसके y के लिए भी करो। f ऑफ y इज इक्वल टू क्या लोगे अब 0। f ऑफ y 0 मतलब नेट फोर्स जो पॉजिटिव y में लग रहा है उतना ही फोर्स कहां पर लगेगा, नेगेटिव y में लगेगा, डाउनवर्ड पे लगेगा। समझ गए ना ये चीज? हाँ। तो अभी श्री मुझे ये बताओ, ये वाला फोर्स कितना लगेगा, ये वाला फोर्स कितना होगा? ये वाला फोर्स लिखा है mg, m की वैल्यू गिवन है, m की 10√2, करेक्ट। g की वैल्यू √2 है ना, तो mg मतलब ये वाला फोर्स कितना हो गया 10√2 न्यूटन। क्लियर हो गया? हाँ। अब ये वाला फोर्स कितना लगेगा, ये वाला फोर्स कितना लगेगा, तो
ये वाला फोर्स जो है ना वो दो दो अलग अलग टेंशन फोर्सेस के कारण आ रहा है। एक तो T2 के कारण आ रहा है, तो T2 के कारण ये वाला टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। T2 साइन 60 डिग्री। T2 साइन 60 क्यों आया समझ में आएगी नहीं? देखो x वाला कंपोनेंट आया, y वाले कंपोनेंट के लिए क्या आ जाएगा T2 साइन 60। उसी तरीके से T1 वाले के लिए क्या लगेगा, ये T1 साइन 30 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों फोर्सेस प्लस हो जाएंगे। तो नेट फोर्स पॉजिटिव y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम। क्लियर हो गया ये चीज? तो जो नेट फोर्स है पॉजिटिव y डायरेक्शन में वो बना T1 साइन 30 डिग्री प्लस T2 साइन 60 डिग्री। ये पॉजिटिव y की तरफ फोर्स है, नेगेटिव y की तरफ फोर्स कितना है इसका 10√2। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे तभी नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका 0। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो T1 साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 प्लस T2 साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 10√2। क्या ये समझ में आ गया? अब ये 2 को तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो T1 प्लस T2√3 इज इक्वल टू कितना बन गया ये 20√2। क्या ये समझ में आया ना क्या किया मैंने? ये 2 जो है नीचे का 2 इसको कॉमन लेके इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अभी देखो T1 और T2 के बीच में रिलेशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। क्या था? T2 की वैल्यू कितनी है √3t, तो T2 की जगह पे ये वैल्यू डाल दो। तो T1 प्लस T2 की जगह पे कितना आ जाएगा √3t1 इंटू √3 इज इक्वल टू कितना हो गया 20√2। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? कितना हो जाएगा फिर ये T1 प्लस 3t1 इज इक्वल टू कितना हो गया 20√2। T1 प्लस 3t1 कितना बन जाएगा 4t1 इज इक्वल टू 20√2। 4 अपॉन में जाएगा तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/4 इंटू √2। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2। तो ये आ गया T1, मतलब कि स्ट्रिंग 1 जो है उसमें टेंशन फोर्स कितना लग रहा है। T2 की वैल्यू निकालने के लिए T1 को यहां पर पुट कर दो। तो T2 कितना आ जाएगा √3 इंटू 5√2, तो कितना आ जाएगा ये 5√6 न्यूटन्स। मतलब कि सेकेंड वाली स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है। क्या ये अभी थोड़ा क्लियर हुआ? दृष्टि समझ में आया क्या ये भी? वैभवी चलो, अगर क्लियर हुआ तो एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ट्राई करो, सॉल्व करके बताओ। नोट करना। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग and normal reaction on a body of mass m, if it is in equilibrium, ओके। तो ये डायग्राम है, यहां पर आपको एक इंक्लाइंड सरफेस दिख रहा है। ये सरफेस है जो इंक्लाइंड है किस एंगल पे, थीटा वाले एंगल पे। यहां पर एक मास है जो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। ये यहां पर ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ये हो गया इंक्लाइंड सरफेस, यहां पर मास है, ठीक है, मास स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। अब यहां पर बताओ इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, कहां कहां पर लगेंगे, डायरेक्शन क्या क्या होगा। गुड, पहला तो एक बन जाएगा mg जो टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा mg वाला फोर्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ हाँ, नहीं, mg तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अगर सरफेस इंक्लाइंड है
तो भी वो सेंटर की तरफ ही जाएगा, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ गए ना ये चीज? वो जिसकी बात कर रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो रिएक्शन फोर्स है। इसलिए याद कर, मैंने यहां पर ना बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने अलग अलग कंडीशन में बताया था। एक मिनट ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है ना वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? सरफेस के। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, तो यहाँ तीन तरह के फोर्स लग रहे हैं। वो तीनों फोर्स जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। पहला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कहां पर लगा? mg, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के परपेंडिकुलर या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। तो वो कहां पर किसके परपेंडिकुलर बनेगा? इस पॉइंट के, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। तो वो फोर्स कौन सा होगा? ये वाला जो है नॉर्मल फोर्स। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तीसरा फोर्स इसमें कौन सा लग रहा है? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स किस पे लगेगा? ये स्ट्रिंग के कारण लगेगा, स्ट्रिंग के कारण लगेगा, और वो इस डायरेक्शन में होगा। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? टी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई भी वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं, नंबर नहीं है। इसमें आपको क्या चीज निकालनी है? दो चीजें निकालनी है। एक तो नॉर्मल फोर्स निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? टेंशन फोर्स निकालना है। और यहां पर आपको थीटा, एम और जी गिवन है, ये माना जा रहा है। उसकी वैल्यू जो भी होगी हम सीधे से सीधे एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमने ये यहां पर ले लिया बॉडी, पॉइंट मास। ठीक है, अब इसके बाद एक फोर्स तो इसका ये वाला हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। यहां तक क्लियर हो गया? एक फोर्स इसका ये वाला हो गया, ये फोर्स हो गया n, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और एक फोर्स हो गया उसका ये, जो कौन सा है? टेंशन फोर्स। क्लियर हो गया यहां तक? अब आपने जो अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप का किया था एनालिसिस, याद होगा, सिमिलर टाइप का ही पैटर्न है ना? ये हो गया आपका x और ये क्या हो गया आपका y, है ना? अब आप क्या निकालोगे? x एक्सिस के डायरेक्शन वाले फोर्सेस कैलकुलेट करोगे। अच्छा, उसके पहले एंगल आपको नहीं पता है ना? एंगल थीटा है, लेकिन वो थीटा वाला एंगल कहां पर बनेगा? ध्यान दो, जैसे ये वाला एंगल थीटा है, मतलब ये टी वाला एंगल भी जो है वो कितना बनाएगा? थीटा। मतलब ये वाला एंगल बनेगा थीटा। एक बार जल्दी बताओ, ये समझ में आएगा नहीं? ये एंगल थीटा क्यों बना? ये देखो, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा। दैट्स वाई ये वाला भी एंगल हमने कितना मार्क कर दिया? थीटा। क्लियर? और ये वाला एंगल, नॉर्मल वाला एंगल कितना होगा? नॉर्मल वाला एंगल कितना होगा? थोड़ा बताओ सोच के। नॉर्मल वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बनेगा? नॉर्मल वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना? 45। क्यों? हमें वो एंगल नहीं पता ना। देखो, ध्यान से समझना, जो नॉर्मल है और जो टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। दिख रहा है कि नहीं? नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब बताओ ये वाला एंगल कितना बनेगा? भाई ये लाइन साइड एंगल्स वाला ही कंसेप्ट है ना। ये एंगल अगर 90 है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना बनेगा? ये 90 है, तो बाकी दोनों का सम भी कितना होगा? 90। तो एक एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, ओके। लेकिन ऐसा करने से ना काफी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। एक और शॉर्टकट तरीका भी है इसका। उस शॉर्टकट तरीके में हम एक्सेस को रोटेट कर सकते हैं। एक्सेस को रोटेट कर सकते हैं मतलब हम क्या करें? इसको ऐसा घुमा दें और उसके एंगल चेंज कर दें, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन वो अभी फिलहाल हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। भले थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़े, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो कर लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, शायद सही बोल रहा है। हाँ, शायद सही बोल रहा है। ठीक है, चलो इधर पे ध्यान देना। हम्म, ये थीटा कैसे आया? देखो, ये जो सरफेस है ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है।
है ना, जो प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब जो ये आपका टेंशन फोर्स है उसका डायरेक्शन और ये सरफेस का डायरेक्शन दोनों का सेम है डायरेक्शन। ये सरफेस है और ये टेंशन फोर्स है जो स्ट्रिंग है, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये वाला भी एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। इसीलिए ये वाला जो टेंशन फोर्स है उसका एक्स एक्सिस से एंगल बना थीटा। क्लियर हो गया ये चीज। हाँ, अब सिर्फ आप ये वाला कैलकुलेशन करो कि भाई ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा। हाँ, रोटेट करके ज्यादा आसानी से हो जाएगा उसमें। फिलहाल अभी हम नॉर्मल जैसा कर रहे थे ना वैसे ही कर लेते, फिर रोटेशन वाला शॉर्टकट मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अभी ये बताओ ये वाला कितना आएगा, बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा इस टेंशन फोर्स के कारण। याद करो मैंने बताया था ये एंगल अगर थीटा बन रहा है, ठीक है, आपको ये वाला साइड निकालना है और ये टी है, तो ये कितना बन जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा। तो ये टी साइन थीटा बना, और नॉर्मल के कारण ये वाला कंपोनेंट कितना बन जाएगा, तो यहां पर 90 माइनस थीटा है, तो कितना बन जाएगा, एन साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल यहां पर थीटा नहीं, क्या है 90 माइनस थीटा। ये वाला कितना, हाँ, और 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, एन कॉस थीटा। क्लियर हो गया ये चीज। ये वाला कितना बनेगा बताओ, ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एन कॉस 90 माइनस थीटा। क्या ये समझ में आ गया सभी को, मतलब ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, एन साइन थीटा बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। अब देखो यहां पर अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करता हूं, ये वाले दोनों टर्म्स को ऐड करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, mg इज इक्वल टू mg। और अगर इन दोनों टर्म्स को आपस में इक्वेट करता हूं, ये दोनों टर्म्स को, तो ये दोनों टर्म्स भी सेम होंगी ना, क्यों सेम होगी, समझ रहे हो ना। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही कहां लगेगा, नेगेटिव एक्स में। मतलब कि क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा। क्लियर हो गया ये चीज। अब यहां से आप टी की वैल्यू निकाल लो, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और इस टी की वैल्यू को उठा के पुट कर दो इस जगह पे, इस टी के प्लेस पे पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एन साइन, एन टी की जगह पे अगर मैं पुट करूंगा ये वाली टर्म, एन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर इंटू में क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये mg। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये एन साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, एन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये mg। क्या ये समझ में आया। अब अगर इधर पे मैं एलसीएम लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, इधर पे कॉस थीटा आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एन साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये mg। अब न्यूमरेटर से n को निकाल लो कॉमन, n अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो n अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg कॉस थीटा, n की वैल्यू हो जाएगी mg कॉस थीटा। और जब इस n की वैल्यू को यहां पर रखोगे तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी, mg साइन थीटा। समझ में आया। अगर हम एक्सिस को रोटेट नहीं कर रहे तब, एक्सिस को रोटेट करके बनाओगे तो बड़ा आराम से बन जाएगा, वो ज्यादा आसानी से बन जाएगा, और उसको आप फिर डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो लास्ट चीज बस यहां ध्यान से सुनना, अगर एक्सिस को रोटेट करते तो कैसे वो आसानी से बन जाता वो समझ लो।
तो यहां पर अगर मैं एक्सेस को रोटेट कर रहा हूं, मतलब ये वाला जो पार्ट आपका जो एन जो है वो किधर पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, इतना रोटेट हो गया। तो ये एन वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो यहां पर आ गया, ठीक है। टेंशन फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, वो यहां पर आ गया। क्लियर हो गया ये चीज। तो तीसरा जो आपका फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, mg। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा देख के बताओ। देखो ये कितना रोटेट हुआ है, ये इधर मूव हुआ है ना, हाँ, तो कितना होगा बताओ। हाँ, अगर देखा जाए तो ये 90 माइनस थीटा इधर घुमा है, तो इससे कितना हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज। ये 90 माइनस थीटा हमने ऐसे घुमाया, मतलब ये वाला जो है पार्ट है, ये यहां से यहां कितना घुमा, 90 माइनस थीटा घुमा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल उसका कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब ओवरऑल ये वाला वैल्यू कितना आ गया आपके पास, थीटा। अगर ये वाला वैल्यू थीटा आया, मतलब कि ये बताओ कि इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, जल्दी बताओ। mg cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। मतलब n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, mg cos थीटा के। देखो n इज इक्वल टू कितना हो गया, mg cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, mg sin थीटा। क्लियर हो गया ये चीज। तो अगर इसमें कोई भी नंबर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दे, जैसे कि कोई भी वैल्यू दे दे, मान लो इस तरीके से कि इंक्लाइंड प्लेन हो गया, यहाँ पर एक मास है, जो मास है 5 kg का, ठीक है, 5 kg का मास है। अब इसमें आपको बोलता है कि यहाँ एंगल जो है वो बन रहा है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अगर आपको बोलता है कि इसका टेंशन फोर्स बताओ कितना होगा, टी की वैल्यू कितनी होगी, टी की वैल्यू कितनी होगी, तो सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, टी इज इक्वल टू क्या होता है, mg sin थीटा। टी इज इक्वल टू क्या होता है, mg sin थीटा। तो m की जगह पे कितना आ गया 5, g की जगह पे कितना आ गया 10, sin थीटा मतलब कितना हो जाएगा, sin 30 डिग्री। समझ में आएगी नहीं ये चीज। sin 30 कितना हो जाता है, 1/2, मतलब 50/2 मतलब कितना आ गया ये 25 न्यूटन। खत्म। अगर आपको ये बोलता है कि भाई इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स m की वैल्यू बताओ, तो m क्या होता है यहाँ पर, mg cos थीटा, ठीक है। तो m की जगह पे कितना आ गया 5, g की जगह पे कितना आ गया 10, cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो कितना आ जाएगा ये cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, पुट कर दो, वो आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो अभी जो हमने डिराइव किया या जो सॉल्व किया, वो एज अ फॉर्मूला यूज होगा आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये वाला मेथड समझ पाए कि नहीं, ये बताओ मुझे। ये ज्यादा इजियर अप्रोच है, इसको फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा आगे आने वाले कैलकुलेशंस। ठीक है, सो आज हम यहाँ पर एंड करते हैं, बाद में फिर नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम पे बेस्ड, फर्स्ट थ्योरम पे बेस्ड। कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लो।